1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम, राइट। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। हम लोगों ने देखा कि जो पहले का अधिनियम है, राइट, अंग्रेज की पूरी चाल है डिवाइड एंड रूल करने की। पहले का कौन सा अधिनियम है? 1892। यह अधिनियम सिर्फ इसलिए आया कि एक कांग्रेस जैसा एक राष्ट्रीय संगठन बना, यानी जो हिंदू मुस्लिम एकता सब थे कांग्रेस में, उस एकता को अंग्रेज अब तोड़ना चाहता है, राइट। इस कारण से 1909 में कैसे तोड़े, तो आपको पहले बताया कि 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। कारण क्या था? बंगाल का ही विभाजन क्यों किया था? बंगाल का विभाजन इसलिए क्या था कि बंगाल बहुत बड़ा प्रदेश था, उसमें पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश है वो भी आ गया, पश्चिमी बंगाल भी आ गया जो भारत में है। अब ये बिहार, उड़ीसा और झारखंड, ये बहुत बड़ा प्रदेश है। एक चीज और देखा गया कि बंगाली लोग ज्यादा सशक्त थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब बंगाल में आई कलकत्ता में, तो अंग्रेजों के संपर्क में बंगाल के लोग आए, उन्होंने वहां पर चर्च बनाए। पहले भी बात क्या कि चर्च वगैरह की स्टैब्लिशमेंट हो रहा था। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी वगैरह बनने लगे, स्कूल कॉलेज स्थापित होने लगे, तो बंगाली लोग पढ़ लिख करके समझदार बन गए, राइट। इसलिए भारतीय तो स्वतंत्रता संग्राम में इनका अहम योगदान रहा, इस बंगाल का। जितना भी विद्रोह की चिंगारी उठती थी वो बंगाल से उठता था, यानी बंगाल विचार देता था। अभी भी हम लोग देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जतिन दास, बहुत सारे लोग आपको बंगाल से मिलेंगे। तो बंगाल की ताकत काफी थी, इसलिए उन्होंने दलील दी कि बंगाल को तोड़ना है, उसकी ताकत को तोड़ दो। ताकत को तोड़ने के लिए इसने क्या करा? बंगाल का डिवाइड कर दिया। आधार बताई कि प्रशासनिक कार्यकुशलता के लिए जरूरी है, राइट। अगर इन्हें डिवाइड ही करना था तो ये करते। पूर्वी बंगाल बांग्ला भाषी है, पश्चिमी बंगाल बांग्ला भाषी है, बिहार हिंदी भाषी है, झारखंड हिंदी भाषी है। झारखंड तो उसमें था नहीं, बिहार था नहीं, सब तो बंगाल था। बिहार उड़िया भाषी है। ये प्रशासनिक कुशलता के लिए ये काम कर सकते थे। बंगाल एक प्रांत कर सकते थे, बिहार और झारखंड के मिलाकर एक प्रांत कर सकते थे, उड़ीसा का एक प्रांत कर सकते थे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करी।
इन्होंने बंगाली की ताकत को तोड़ दिया। राइट, एक तो ये बात यही, बंगाल का विभाजन कर दिया, उसकी जड़ को काटना चाह रहा है। इसलिए बंग भंग आंदोलन हुआ है। वहां पे लोग हुगली नदी में डुबकी मारते, राइट, गंगा हुगली नदी, वहां गंगा के हुगली नदी बोलते हैं, और डुबकी मारते और हर हर गंगे का नारा लगाते। राइट, खैर हम लोग इतिहास की तरफ नहीं जा रहे, थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता रहा हूं। एक तो बंगाल को तोड़ दी, उसकी ताकत को तोड़ा, बंगाल में आंदोलन स्टार्ट हुआ। कारण देख लिया कैसे डिवाइड करने चाहिए थे, भाषा कल्चर के आधार पर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब देखो, हमारी मंशा कुछ और है, तो सिर्फ बहाना ही तो चाहिए। राइट, हिंदू मुस्लिम एकता बनी हुई है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो रहा है तो हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, एकता में बल होता है। मुसलमानों को यह बताया गया कि ये बंग भंग में, बंगाल में हर हर गंगे बोल रहे हैं, है ना, अल्लाह अकबर तो नहीं बोल रहे हैं। बात समझ आई? यानी आपकी भावनाओं को कैसे भड़काते। तो मुसलमानों में इन बात का जिक्र किया अंग्रेजों ने, ताकि मुसलमान इनका साथ न दें। नहीं समझा भाई? मैं कह रहा हूं जय श्री राम, जय श्री राम। राइट, और उस समय हिंदू मुसलमान में कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी। राइट, तो मुसलमानों को कान में बातें की गई कि आप देखो जय श्री राम कर रहा है, आपका धर्म की बात नहीं कर रहा। और यहां पर जो जय श्री राम या हर हर गंगे कर रहे थे, वो तो स्वाभाविक रूप में ऐसे ही करे जा रहे थे, कोई मनसा ये नहीं थी। राइट, तो इस तरह से भावना उसमें भर दी। फिर बोला गया कि आप यहां मुसलमान, हिंदू की संख्या ज्यादा है, आप सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, इसलिए आपके लिए हम सीट आरक्षित कर देते हैं। रिजर्वेशन आ गई। सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित कर दिया। मान लो दिल्ली का चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र है, यहां से मुसलमान ही चुनाव लड़ेगा, हिंदू नहीं लड़ेगा। मुसलमानों के लिए लगा, जो कट्टर थे जिसमें भावना भर गई, वो सही है भाई, एक झूठ को बार बार बोलता रहूंगा तो सत्य हो जाएगा। आपके दिमाग में रोज ऐसी बात बोलूं तो आप उसको सही मानने लग जाओगे। मुसलमान के जो संगठन थे उन्होंने इस बात को स्वीकार कर दिया। तो एक तरफ बंगाल का विभाजन कर दिया, दूसरे तरफ हिंदू मुस्लिम में विभाजन कर दिया। और यही हिंदू मुसलमान का जो विभाजन किया, यानी सांप्रदायिक आधार पर सीटें आरक्षित करी, जिसका परिणाम भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान एक राष्ट्र बन गया। इसकी जो सीड थी 1909 के अधिनियम में ही डाली गई, और यह काम कर रहा था लॉर्ड कर्जन। इतना ही नहीं किया, लॉर्ड कर्जन ने, बंगाल राजधानी थी, कोलकाता राजधानी होती थी, और वहां बंगाली लोग शासक थे, इसलिए कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ले आई। राइट, सब ट्रांसफर करते रहा। खैर, कहने का मतलब है कि यह अधिनियम
फुट डालो राज करो की नीति पर पूरा आया। मॉर्ले उस समय के भारत मंत्री हैं, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। भारत मंत्री क्या है हम लोग ने पढ़ा लिया है, जो भारतीय मामलों का प्रभारी ब्रिटिश कैबिनेट में है। मिंटो वायसराय है। तो मॉर्ले और मिंटी को एक काम दिया गया था, जो 1992 का अधिनियम है उसके बाद, कि आप देखो यहां क्या क्या किया जा सकता है, कैसे प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार। यहां प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार का मतलब है ब्रिटिश के हित में काम करना, राइट। तो उसने सिफारिश जो करी, जिसकी पूरा जो थीम है डिवाइड एंड रूल है, फुट डालो राज। दूसरी बातें देखो, वहां पर यह भी बातें आई कि गैर सरकारी या अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 60 तक कर दी। पॉइंट क्लियर? कितने थे? 16 थे, 16 से कर दिया 60, जिसमें 27 क्या किया? निर्वाचित और 5 मनोनीत। बाकी कितने बच गए? और निर्वाचन के भी 3 गुट बनाए। कहां कहां से? सामान्य निर्वाचन, वर्गीय, विशिष्ट। अब इस बात को समझो है क्या? सामान्य निर्वाचन क्षेत्र अलग होगा, जहां कोई भी चुनाव लड़ सकता है। वर्गीय क्लास का होगा, सिख के लिए होगी अलग निर्वाचन, पारसी के लिए, यूरोपियन क्रिश्चियन के लिए अलग होगी। सीटें बुक कर दी। विशिष्ट व्यापारिक वर्ग, वाणिज्य वर्ग, वही चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा ये देखो, ये जितने सदस्य थे सरकारी, आपको मैंने लिखाया कि प्रश्न पूछने का, बहस करने का अधिकार मिला। सरकारी जो सदस्य थे वो सरकार से प्रश्न क्यों पूछते? भाई हमारी सरकार है, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, ऐसे मान लो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपनी सरकार की आलोचना क्यों करेंगे? राइट? नियम तो है आलोचना करिए, लोकतंत्र है। अगर सरकार की नीतियां आपको संतुष्ट नहीं करती तो आप आलोचना करिए, सरकार को सिफारिश करिए, बदले, बहस करें। लेकिन यह लोकतांत्रिक तरीका है, लेकिन ऐसा वास्तविक रूप में नहीं होता है। कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में है अपनी ही सरकार की आलोचना नहीं करती, इसलिए सरकारी सदस्य तो न प्रश्न पूछता न बहस करता। और जो गैर सरकारी सदस्य आए ये भी वही काम करते थे। कारण ये सरकारी ही तो था, क्योंकि ये वही व्यक्ति थे जो अंग्रेज के जी हुजूरिया थे, राइट। इसलिए उनकी हां में हां मिलाते थे। समर्थन प्रश्न केवल कहने को भारतीय था। इसके अलावा आपने देखा कि बहस करने का अधिकार दिया। बहस कहने को बहस है, नहीं कर रहा है ना। मत देने का अधिकार दिया है, नहीं दिया? नहीं दिया। इसके अलावा हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था कि जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, सबकी जो मत देने का अर्हता था, योग्यता, वो अलग अलग थी। आज मत देने का अर्हता क्या है? कोई भी भारत का नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से वोट देगा, वो ऐसा नहीं था। उसका आधार कर था और वित्त था, राइट। यानी हिंदू के अलग, मुस्लिम का अलग, सिख का अलग। इसके अतिरिक्त यह भी किया कि मुसलमानों को कम वित्त के आधार पे, हिंदुओं को जाति वित्त के आधार पे, राइट। स्त्रियों को तो वोट देने का अधिकार ही नहीं था। 1909 के अधिनियम तक औरतों को मत देने का अधिकार नहीं था। वो विशेष औरतें भी नहीं, जो ज्यादा टैक्स दे सकती थी, वो भी नहीं था। इसलिए इस अधिनियम को बोला गया फुट डालो राज करो।
एक तरफ से देता था, दूसरी तरफ से ले लेता था। सुधार के नाम पर किया क्या? चलो हम आपको यह माना गया कि आपको भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी करेंगे, इसलिए गैर सरकारी सदस्य आ गए। लेकिन एक कहने को भारतीय है ना, उनका चोला तो अंग्रेज की है। वही जमींदार जो जी हुजूरिया है, वही नरेश, वही बिजनेस क्लास, जिन्हें आम जनता की समस्या से कोई लेना देना है ही नहीं। तूने पर भेज दिया तो दिया इधर से, लेकिन काम तो वो नहीं कर रहा। ये बातें हैं, मुख्य विशेषता है मॉरल मिलिट्री रिफॉर्म क्यों आया और कैसे काम कर रहा। वो सरकारी सदस्य का मतलब ये हुआ, अंग्रेज का जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर है, वो अपने अधिकारियों को नियुक्त करता था। यह है 1909 का अधिनियम। एक उत्तरदायी सरकार की जो मांग हो रही थी वो नहीं मिल सका। उत्तरदायी तो बहाना था, बल्कि डिवाइड एंड रूल करके शासन, हिंदू मुस्लिम में डिवाइड, इसके अलावा जो ये वर्ग बताया था वर्ग विशिष्ट, राइट, यहां भी तो डिवीजन है, सिखों के लिए अलग, यूरोपियन के लिए अलग, क्रिश्चियनों के लिए अलग। सरकारी का मतलब हुआ जो ब्रिटिश सरकार, गवर्नर या गवर्नर जनरल अपनी इच्छानुसार अंग्रेज सदस्य को रखते थे। हाँ, गैर सरकारी का मतलब जो भारतीय हैं, जिसका कहा गया कि निर्वाचन लिया गया तो मनोनीत लिया गया। हाँ जी, और वो निर्वाचन के आधार पर था या नॉमिनेशन के आधार पर, और निर्वाचन केवल कहने को निर्वाचन था। आम जनता तो वोट कर ही नहीं सकती थी ना, आम जनता चुनाव लड़ती, वो तो वही लड़ता जो पैसा वाला है। बहाना हो गया कि मैंने इलेक्शन भी करा दी। अब वोट देने का अधिकार ही नहीं है, वोट वही देगा जो 10 लाख रुपया भारत सरकार को टैक्स देता है। तो बताओ कहां से दोगे आप? तो कहने को निर्वाचन हुआ ना, ये निर्वाचन एक छल प्रपंच हुआ। इसलिए जमींदार क्लास ही चुनाव लड़ता, जमींदार क्लास ही वोट देता, और वो जमींदार इसलिए है क्योंकि अंग्रेज उसे बचाए रखा हुआ है, यानी अपने आदमी को नियुक्त कर लिया।